नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। थोड़ी सी आज तबीयत बिगड़ी हुई है। शायद उसकी वजह यही है कि हमारे मुल्क की मईशत भी सुधर नहीं रही, ना हमारे मुल्क का माशरा सुधर रहा है, ना हमारे मुल्क की सियासत सुधर रही है। सब बिगाड़ की तरफ ही जा रहा है। 4 फरवरी से मेरी बड़ी उम्मीद थी कि IMF के साथ मामला तय पा जाएंगे। अगर IMF के साथ मामला तय पा जाते तो डॉलर की कदर के अंदर हम देखते थोड़ी सी कमी आती, बहुत ज़्यादा नहीं। सोने की कदर में थोड़ी सी कमी आती। स्टॉक एक्सचेंज तो यूं ही बर्बाद का बर्बाद ही रहता। और अगर चढ़ भी जाए तो सच पूछें तो स्टॉक वालों को विदाउट प्रिजुडिस में बात कर रहा हूं, यानी इस बात की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। सारा पैसा तो डूब गया, बर्बाद हो गए। वो यही है कि कान नहीं धरता। हर आदमी पाकिस्तान में समझता है कि उसको सब कुछ पता है। नाउजुबिल्ला, इसी वजह से आज तक ख्वार होती फिर रही पूरी कौम। आप जिसको हाथ लगाएं वो कहता है मुझे हर चीज़ के बारे में सब कुछ पता है। कल शाम को मैं टेलीविज़न के प्रोग्राम स्क्रॉल कर रहा था। वैसे तो मैं टीवी देखने का दिल भी नहीं करता, सच पूछे तो। और आप भी सिर्फ मेरा ही प्रोग्राम देखा करें और प्रोग्राम कम देखा करें आप। तो बात यह है कि मैंने टीवी प्रोग्राम स्क्रॉल करना शुरू किया तो मैं देख रहा हूँ कौन कौन मईशत पे बात कर रहा है। जिनको मईशत का मीम नहीं पता, इकोनॉमिक्स का ई नहीं पता, वो इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। और ऐसी फजूल और बकवास तरीन सतह की गुफ्तगू हो रही थी कि मैं हैरान हो रहा था। मईशत से इतनी ज़्यादा लाताल्लुकी ये बुनियादी मसला है और हर मसले का हल हर पाकिस्तानी के पास मौजूद है, बस अपने मसले का हल नहीं। ये बिल्कुल उसी तरह के जाली बाबाओं जैसा सिलसिला है जिनके फ़ोन नंबर सड़कों पे हर जगह लिखे हुए हैं, जो कि किसी न किसी तरीके से आपकी कुव्वत में इजाफा कर देंगे या आपकी सेहत को बेहतर कर देंगे, कमज़ोर को मोटा और मोटे को पतला कर देंगे। ये इस तरह की बातें करने वाले लोग ही अफसोस के साथ इस मुल्क में ज़्यादा हैं। क्या पाकिस्तान में वाकई में इंटेलेक्चुअल कैपिटल है? सच आपको बताऊंगा, इंटेलेक्चुअल कैपिटल पाकिस्तान में है ही नहीं, बहुत ही कम है। डॉक्टर इंजीनियर हमने बहुत पैदा किए हैं। बाहर के ममालिक में इनकी बहुत ज़रूरत है, डॉक्टर इंजीनियरों की। ख़ास तौर पर सर्जन हमारे यहाँ बहुत हैं। ये सब हमने अमेरिका भेज दिए, बरतानिया भेज दिए। इंजीनियर हमने पैदा किए बहुत सारे कोटे पर। कोटे वाले इंजीनियर सारे कोटे की बुनियाद पर आए। उन्होंने कोटा सिस्टम का फ़ायदा उठाकर इंजीनियरिंग की डिग्री ली और मुल्क से बाहर चले गए। फिर उसके बाद आपको पता है डिस्को डांसरों की इस मुल्क के अंदर आबादी बहुत ज़्यादा है। ये वो डिस्को डांसर हैं जो जगह जगह के ऊपर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, लेकिन जब ही पाकिस्तान की मईशत पर ज़रा सा दबाव आता है तो इनका नारा बदल जाता है, पाकिस्तान से जिंदा भाग, और यहाँ से शार्ट हो जाते हैं। IMF के साथ मामला तय करने को आए तो एक शर्त उनकी बिल्कुल गायब ही कर दी। 2 दिन उस पर वावेला किया। शर्त यह है कि आप अपने सरकारी अफसरान के तमाम इसासे जाहिर करो। मैं ब्यूरोक्रेट का बेटा हूं, मेरे वालिद साहब बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट रहे। मैं इस शर्त के ऊपर बिल्कुल चाहता हूं कि अमल जो ब्यूरोक्रेट है, जो गवर्नमेंट अफसर है, बताए उसकी जायदाद कहां कहां, उसके बच्चे कहां कहां हैं। नहीं, वो वाला तो मुश्किल हो जाए। उसकी बीवियां कहां कहां हैं। बच्चे तो खैर लोगों के पर्सनल क्वेश्चन, लेकिन बात यह है कि आप बताइए कि इस मुल्क के अंदर आपकी कितनी स्टेक है। मैं सच आपको बता रहा हूं, मैं इस्लामाबाद जाता हूं, ब्यूरोक्रेटों ने सब ने अपने बच्चों को बाहर भेजा हुआ पढ़ने के लिए। नेज ये कि हर इदारे के जो टॉप नॉच लोग हैं उनके बच्चे अब्रॉड गए हुए हैं और वापस भी नहीं आते। पाकिस्तान में आकर वो भी नहीं करते। इशारा समझ जाओ मेरा। IMF ने कहा है बतलाओ भाई, तुम 2 नंबर चीटर लोग हो, तुम सबसे पहले अपने असासे जाहिर करो। चीटरों, यानी उन्होंने किस चीज पर अदम तहफ़्फ़ुज़ का इजहार किया है कि आपके मुल्क की टॉप ब्रास, यानी आपके मुल्क की जो मशीनरी चल रही है, आपकी जो ब्यूरोक्रेसी चल रही है, हर इदारे की, हर नौयत की, वो कह रहे हैं आप लोग ही चीटर हो, धोखेबाज हो, आपके असासे ठीक नहीं है, मुल्क खाक चलेगा। इसको छुपा रहे हैं। बोल रहे IMF बोल रहा है GST में 1% बढ़ा दो, IMF बोल रहा है विद होल्डिंग टैक्स, IMF ये बोल रहा है सरकारी अफसरान के असासे जाहिर करो, FBR के अफसरान के असासे जाहिर करो, फेडरल सेक्रेटरीज, डिप्टी सेक्रेटरीज, इन सब के असासे जाहिर करो। आप हैरान हो जाएंगे, कस्टम वालों के असासे जाहिर करो। वो ये बोल रहा है IMF। बताओ तुम लोग यहां पर आकर बड़ी बड़के मारते हो, IMF से भीख मिल जाए, IMF से ये मिल जाए। पहले अपने असासे जाहिर करो तुम लोग क्या हो। सियासतदानों का मैं बता रहा हूं, सियासतदान मिलके भी इतना पैसा नहीं कमा सकते।
सियासतदान मिलकर भी इतना पैसा नहीं कमा सकते जितना ब्यूरोक्रेटों ने कमाया है। अरे दोनों हाथों से इस मुल्क को यार इन्होंने, मैं क्या बोलूं आपको। और ला कानूनियत का आलम देखें। मैं आपको पता है पाकिस्तान के तकरीबन हर शहर से बिलोंग करता हूं। ब्रेक पे जाने से मैं कहना चाहता हूं जुल्म और बर्बरियत की मिसाल है। हाँ, अभी मेहमान आ रहे हैं हमारे, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि F9 पार्क के अंदर होने वाला वाकया, जो हारून शरीफ साहब का शहर है इस्लामाबाद, और मैं भी अभी वहां जाता रहता हूं हर साल कम से कम 2 मरतबा। शर्म का मुकाम है वहां पर जो वाकया पेश आया है। फिर कहते हैं आपके कौम को, मेरे वालिदैन ने मेरी ऐसी तरबियत नहीं की, वरना यकीन करें आप लोगों को ऐसी ऐसी मुगल्लज़ात में कहता कि आप हिल जाते। हारून शरीफ साहब को वेलकम करता हूं, साबिक वजीर भी रहे हैं सरमायाकारी के। सर वेलकम करता हूं आपको शो में। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। हारून शरीफ साहब, अब विद ऑल ड्यू अपॉलॉजी मैं बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी आपसे बात करूंगा। Things are moving in the wrong direction, and they have been moving in the wrong direction for the 40 years. But in the large part of these 40 years, we have been pretending that even if we are on the wrong course, somehow we will be able to put all of this right. Unfortunately, the ship is now very near to sinking. And as this Bismarck sinks, first the rats will jump. मैं नहीं बता रहा, इंटरनेशनल प्रिंसिपल है। As the Bismarck sinks, first the rats will jump. Then, of course, the weakest of the weak will find a way to find refuge. Even if they can't, they are going to jump into the cold waters. And of course, the strongest of the strong are going to get their hands on the life buoys and the boats that are available, and they are going to escape to safety while the rest of the people sink at the bottom of the ocean. क्या कहते हैं आप? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं ये कोई ओवरनाइट तो नहीं हुई है जैसे आपने कहा है। हमने मेहनत करनी बहुत मुद्दत से छोड़ी हुई है। हमने बेसिकली हैंडआउट्स के ऊपर रहने का और कर्ज़ों पे रहने का फैसला कर लिया। हमने अपनी स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग के ऊपर मईशत को फॉरेन फ्लोज के ऊपर सहारे हम देते रहे हैं। जो सीरियस इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स या थिंकिंग है कि हम मुल्क को कहाँ लेके जाना है, वो ना प्राइवेट सेक्टर में हुई ना पब्लिक सेक्टर में हुई। तो अब ये इन सब का नतीजा ये है कि एक जो मेरी सबसे बड़ी अफसोस भी है कि इस वक्त हमारा एतबार ख़त्म हो गया। लोग हम पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, ना पब्लिक सेक्टर करता है, ना इंटरनेशनल इदारे करते हैं, ना प्राइवेट सेक्टर करता है, ना जिनको हम दोस्त ममालिक कहते हैं वो आपको इतना डायरेक्ट फाइनेंशियल मामलात में एतबार कर रहे हैं। अब इसको रीबिल्ड करने के लिए जो है एक बड़ी मैसिव एफर्ट चाहिए जिसको बहुत साल लगेंगे, लेकिन कहीं से तो शुरू करना है। जो आपने IMF का जिक्र किया है, देखिए IMF हमसे माइक्रो मैनेजमेंट की बात नहीं करता है। IMF हमसे जो पैसा हम यूज करते हैं पब्लिक फाइनेंस, उसकी ट्रांसपेरेंसी और गवर्नेंस की बात करता है। जो पब्लिक सेक्टर के एसेट्स डिक्लेयर होने की बात कर रहे हैं, वो इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस का हिस्सा है कि जी पब्लिक का पैसा है और लेंडर का पैसा है, कहाँ लग रहा है। सर देखें, ब्रॉड स्टेटमेंट है, आप इस्लामाबाद में एक ब्रॉड स्टेटमेंट है, आपके साथ बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूं। मैंने सुना है, इट इज सेड कि ब्यूरोक्रेट खा गए इस मुल्क को, ठीक है, और लिटरली खा गए, ठीक है, ये लोग कहते हैं। आई विल बी वेरी फ्रैंक, ग्रेड 22 का अफसर इस वक्त वो लाइफस्टाइल लीड करता है जो किसी इंटरनेशनल या मल्टीनेशनल कंपनी का CEO लीड नहीं करता। ये वो है जो ऑफिशियली वो लीड करता है। उसके पास गाड़ियां हैं, उसके पास फ्यूल है, बहुत दफ़ा अनअकाउंटेड फॉर हैं और अनअकाउंटेबल है, बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत ज़्यादा अथॉरिटी है, ओवर स्टाफिंग है, घर में नौकर है। मतलब इतनी अयाशी बिल गेट्स भी अपने घर में नहीं करता होगा जितना एक वफाकी सेक्रेटरी पाकिस्तान में करता है। तो सर इसको कर्टेल करना ना, IMF गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहा है। देखिए, यही तो मैं तो इस पे लिख भी रहा हूं कि ना सिर्फ ऑफिशियल पर्क्स एंड प्रिविलेजेस को रिव्यू करने की जरूरत है, कंट्री एक डिस्ट्रेस में है। ऑन टॉप ऑफ दैट क्यों ना ट्रांसपेरेंटली अपना सब कुछ डिस्क्लोज करें कि जी हमने इतना टैक्स दिया, ये हमारे एसेट्स हैं, हमारे बच्चों के एसेट्स ये हैं। ये जो मैं बात कर रहा हूं, इन स्टेप से एतबार दोबारा से
बढ़ना शुरू होगा। एतबार इस वक्त नहीं है। देखिए ना, लोग पैसा डालते हैं, आउटकम दिखता नहीं है। अब ये जो 40 साल से हम पैसा लिए जा रहे हैं, अगर पॉजिटिव जगह लगता, प्रोग्रेसिव पॉलिसीज के थ्रू लगता, तो कोई आउटकम हमें नजर आता। ये तो शिप, जैसे आपने कहा, नीचे से नीचे जाता चला गया और हमने सोचा कि वी आर टू बिग टू फेल, लोग पैसा डालते रहेंगे। अब ये आ गया कि लोग पैसा डालने पे तैयार नहीं है और हम भी एक इकोनॉमिक वैल्यू प्रोपोजिशन बिल्ड करने पे तैयार नहीं है, क्योंकि हमें आता नहीं है। ये जो आईएमएफ से डिले हो रहा है, मैंने 16 बरस इंटरनेशनली आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की तरफ से नेगोशिएशंस की हैं। जो होस्ट कंट्री होता है वो कोई 5 तरह के ऑप्शंस नोट रखता है कि जी आपने रेवेन्यू को एक्स से वाई पे ले जाना है, इसके 5 तरीके हैं। लेट्स पिक अप वन जो हमारे लिए पॉलिटिकली भी अच्छा और डूएबल भी हो। लेकिन अगर आप रखेंगे नहीं कुछ टेबल पे और एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको वो वेवर पे वेवर देते जाएं, तो उसका वक्त तो अली साहब अब गुजर गया है। फिर वो आपको बताते हैं कि भाई जीएसटी लगाओ, भाई यूटिलिटी की कीमत लगाओ, पेट्रोलियम लेवी को यहां से यहां ले जाओ, अपनी सब्सिडीज को बंद करो। इट इज आवर जॉब टू, देखें, आउटकम है कि हम अपने मीन्स से बहुत ऊपर रह रहे हैं। या तो अपना रहन सहन नीचे गिराओ या फिर अपने मीन्स बढ़ाओ। नहीं और सर, कोई द तीसरा करप्ट ऑफ हल द तो- करप्ट, मैं आपको सच बताऊं, हमारे मुल्क के अंदर इतनी करप्शन है ना, मतलब माइंड यू, मैं कहता हूं इमरान को भले कोई क्रिटिसाइज कर ले, लेकिन इमरान खान वाज राइट। करप्शन इतनी है इस मुल्क के अंदर कि आप सोच नहीं सकते। वैसे तो हम कहते हैं बड़ी दीन की बातें करते हैं और कहते हैं रिश्वत लेने वाला, इतनी रिश्वत है इस मुल्क के अंदर और इतना No, गंद I है। tend to agree मैं with आपको बताऊं, जितनी याजूज माजूज, जो किंगडम ऑफ सॉडम, आदो समूद, यानी यू टॉक अबाउट एनी काइंड ऑफ करप्शन, इवन कि अब आप देखें सेक्सुअल वायलेंस, यानी जिनसी तशद्दुद, जिसका वाकया F9 के अंदर, मैं आपको बता रहा हूं कि बीइंग ए पार्शियल इस्लामाबादाइट, मैं आपको ये कह सकता हूं कि बड़ी शर्मनाक बात है। इस तरह के इंसिडेंट्स कभी भी इस्लामाबाद में पेश नहीं आते। तो सर ये सब जो है जी, कॉम्पिटेंस का, देखिए, मैं आपको कॉम्पिटेंस का डिक्लाइन तो था ही। ये जो आप मेंशन कर रहे हैं उसमें मॉरल डिक्लाइन की तरफ सोसाइटी बड़ी तेजी से जा रही है, तशद्दुद की तरफ सोसाइटी तेजी से जा रही है। अब इन सब चीजों के ऊपर इन सबको ठीक करना पाकिस्तानियों की जिम्मेदारी है, कोई बाहर से आके तो नहीं करेगा। हमारी आदत ये बढ़ गई हुई है कि हम हर तरफ बाहर देखते हैं। सड़क बनानी है, चीन आके बना दे। कर्जा लेना है, हमें आईएमएफ आके ठीक कर दे। अब इन्वेस्टमेंट करनी है, सऊदी अरब या कतर ने, अब तो सऊदी अरब ने भी कहा है कि हम स्टडी करेंगे कि भाई इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करनी कैसे है, सर अशोका के दौर से, उसको मैनेज करना नहीं आता। अशोका के दौर से यही चल रहा है। हम खुद ठीक लेकिन नहीं अब कर टाइम बदल सकते। गया, जब सिकंदर ने हमें आके बदलना ठीक पड़ेगा। किए, चंद्रगुप्त मौर्य ने आके ठीक किए। भारत का तो पूरा फलसफा ही आर्य समाज पर है, कोई और ही आके करता है। सर हमारे लोगों में, सच बताऊं, डीएनए प्रॉब्लम है। आप माने नहीं माने, इसके ऊपर बाकायदा रिसर्च हो चुकी है। और आपको पता होगा 80 की दिहाई में, 90 के अवाइल में किताब आई थी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, जो कि ब्रजेंस्की ने लिखी थी, अभी भी बड़ी मकबूल है। लेकिन बात यह कि सर हम जो है ना, वी हैव डीएनए प्रॉब्लम। दीज 4 कंट्रीज, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, इंडिया, आई से दिस 4 times बिकॉज दे एडिट द क्लिप्स। तो वी आर 4 genetically problematic nations of this world. Despite having talents, we are unable to deliver. Sorry, ये मेरा ख्याल है, हो सकता है मैं गलत हूं। इंडिया ने काफी हद तक इस चीज पे कंकर कर लिया है। बांग्लादेश ने फोकस दे दिया है। अगर कंबोडिया कर सकता है, वियतनाम कर सकता है। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही खत्म हुआ है कि हम कर पाएंगे ना। और जो लोग जो कर पाते हैं उनके लिए हम स्पेस नहीं क्रिएट कर पा रहे। अब जो सूरत हाल है, लेट्स बी ऑब्जेक्टिव ना। ऑब्जेक्टिव ये है कि इस वक्त हमारे पास कोई $3 अरब के आसपास के रिजर्व्स हैं, जो कि बड़ी मुश्किल से 2 हफ्ते की हमारी इंपोर्ट बिल को कवर करते हैं। हमारे पास इस वक्त फॉरेन डायरेक्ट और लोकल इन्वेस्टमेंट एट डिक्लाइन है। वो अच्छा, हमारी फैक्ट्रियां जो हैं, बजाय इसके कि जो प्रॉफिट कमाता था वो प्लाउ बैक करे, वो फैक्ट्रियों को बंद करके आराम से बैठा हुआ है कि सरकार पेट्रोनेज में हमें कोई सब्सिडी देगा तो मैं दोबारा खोलूंगा, वरना मैं नहीं खोलूंगा। 25 लाख बच्चा हर साल जॉब मार्केट में आ रहा है। 2% ग्रोथ से हम बड़ी हद को 3 से 4 लाख को नौकरी दे सकते हैं। 2 मिलियन जो यंग है बच्चा, वो कहां जाएगा? देखिए, सवालात तो नेशन के ये हैं। अब इनको हल करने के लिए मैं अभी भी, मेरी प्ली वही है कि ये पॉलिटिक्स के अंदर तो अली साहब ना हल हुए हैं ना हो पाएंगे। हमें इसको
कुछ इदारों को डेलीगेट करना पड़ेगा। आई एम टोटली अगेंस्ट दिस टेक्नोक्रेटिक सो कॉल्ड सेटअप, हाँ। लेकिन कुछ इदारों में अगर आप सोचने की सलाहियत डालेंगे तो आगे चलेगा ना। अच्छा, मुझे एक छोटी सी ब्रेक पर जाना है, but I will try to quote some researchers to you, and most of them believe that it was the wealth actually generated from the 60s to the 80s and primarily 80s, which came from illegal businesses such as drugs, gun running, human trafficking, and because of that we had gone into the FATF. वो उससे सर्कुलेट होता हुआ पैसा आज तक चल रहा है, और अब वो पाकिस्तान को कितना सेव कर पाएगा। नाज़रीन, गुफ्तगू तो विदाउट प्रिजुडिस करता हूँ, यानी उसके कोई कानूनी हैसियत नहीं, लेकिन जो भी बात करता हूँ वो पता नहीं क्यों एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट के तौर पर ट्रीट हो जाती है। मैं हारून शरीफ साहब के सामने एक बड़ा यूनिक केस रखूँगा, क्योंकि मुख्तलिफ महक़क़ीन ने तहकीक करके ये चीज़ें बताई हैं। असल में पाकिस्तान जो बुनियादी तौर पर एक बहुत ही गरीब मुल्क था, इसकी जो दौलत में अचानक इजाफा हुआ ये 80 की दिहाई में इस तरह से हुआ कि रूस ने जब अफ़गानिस्तान में दाखिला किया तो फिर पाकिस्तान को फ्री हैंड दे दिया गया, आंखें बंद कर दी गई, हर बंदे ने आंखें मींच लीं। पाकिस्तान ने फिर ज़ाहिर बात है अपना बहुत एडवांस वेपन्स प्रोग्राम भी इस्टेब्लिश किया, अपनी डिफेंस के लिए भी बहुत काम किया। इन द मीन टाइम आपको पता होगा पाकिस्तानियों ने मिलकर दुनिया का मेरे ख्याल से 7वां बड़ा बैंक भी बना लिया इन प्राइवेट हैंड्स, PCCI, और वो उसको बैंक्स ऑफ कुक्स एंड क्रिमिनल्स इनकॉर्पोरेटेड भी कहा जाता है। इस्तिलाहन गलत है लेकिन ये है नहीं। बात कुछ ऐसी हुई कि इसमें बहुत सारा पैसा आया, स्मगलिंग का बहुत पैसा आया, इसमें ड्रग्स का बहुत पैसा आया। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टेट इसको सपोर्ट कर रही थी, जाहिर बात है स्टेट का तो इसमें लेना देना नहीं था, लेकिन आंखें क्योंकि बंद थीं और हम सो कॉल्ड जो अफगान जिहाद था हम उसको लड़ रहे थे, और किसी के मतलब अपने लिए भी लड़ रहे थे, दूसरों के लिए भी लड़ रहे थे, तो उसमें हमें बहुत पैसा मिला। इसमें फिर ह्यूमन स्मगलिंग या ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी बहुत हुई, और इसमें जो है इसके अलावा गन रनिंग और वेपन्स वगैरह के अंदर भी पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा नाम आया। जो ही कोल्ड वॉर ख़त्म हुई उसके बाद इन लोगों को पकड़ा गया। मैं आपको बताऊं, जो पाकिस्तानी ड्रग बैरन्स थे इनको आके ये लोग पकड़ के गए, क्योंकि रूल इनका ये था कि आप गंद कर लो, यूरोप में जितनी गंद करनी कर लो, डू नॉट एंटर आवर कॉन्टिनेंट। हमारे वाले क्योंकि अपनी औकात हमेशा भूल जाते हैं, तो दे मिस्टेकिंगली एंटर्ड दैट कॉन्टिनेंट। उसके बाद उन्होंने जूते मारे आके, यहाँ आपकी सोच होगी, लोगों को यहाँ से पकड़ के लेकर गए, आपको पता है बलूचिस्तान से और कराची से भी पकड़ के लेकर गए। मैं आपको मजाक के अलावा बता रहा हूँ, एक बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट है कराची के अंदर जो कि एक कमर्शियल बिल्डिंग है, उसके मालिक को पकड़ के लेकर गए उसकी ओपनिंग से पहले। खैर एनीवे, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, क्योंकि मुझे हारून शरीफ साहब की जानिब जाना है। हारून शरीफ साहब, एक वक्त तक ये वेल्थ सर्कुलेट हो सकती थी ना, एक वक्त तक ये इंडस्ट्रियों में प्रॉपर्टियों में खप सकती थी, अब खत्म हो गई, अब कहीं और से लाओ, कोई तरीका बताओ सर। जी देखें, यही बात जो मैंने अर्ज की कि वेस्ट का भी कसूर है लेकिन हमारा ज्यादा है। देखिए, उन्होंने जो हमें फ्री हैंड्स दिए अपने एक काम के लिए दिए, जिसको हम रेंटियर स्टेट कहते हैं, कि आप हमारा काम कर दो, हम आंखें बंद रखेंगे। लेकिन सोचना तो हमारा काम था कि जब ये वक्त गुजर जाएगा तो फिर क्या करेंगे। तो अभी आप देखिए, जो पैसा ये कमाया गया या बाहर से आया या इलिजिटिमेट था या अनडिक्लेयर्ड था, ये पैसा 80% जो है ये नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स में चला गया। ये पैसा रियल एस्टेट में चला गया, गोल्ड में चला गया, डॉलर्स में चला गया। ये पैसा प्रोडक्टिव इंडस्ट्री में नहीं गया, एक्सपोर्ट में नहीं गया, जॉब क्रिएशन में नहीं गया। सो जो वेल्थ क्रिएट हुई और वो कुछ लोगों के हाथ में रही, ये इसकी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं हुई। अब ये तो पास्ट में हो गया, अब उसका सब भुगत रहे हैं नतीजा। मेरा अब कहने का इस वक्त मतलब ये है कि अगर अभी भी आप अपना घर नहीं ठीक कर पाते, फिर तो कोई शौक ही लगेगा तो ठीक होगा ना जी, कोई खुद ब खुद तो नहीं होगा। सो ये इस वक्त हमें 2-3 चीजें बड़ी जरूरी करने की हैं। पहली चीज तो ये है कि हमें स्पेस क्रिएट करनी है जहां पे तजुर्बा का लोग आके कुछ आपकी इंडस्ट्री की पॉलिसी बना दें, कुछ लोग इन्वेस्टर्स को ले आए जिन पे एतमाद हो, कहीं से थोड़ा सा एतमाद बिल्ड करें। पॉलिटिक्स तो फ्लक्स में रहेगी। ये जो आप करप्शन की बात कर रहे हैं, अब ये दुनिया में मुश्किल होती जा रही है पैसा निकालना। लेकिन अब जो जो दुनिया में रिसेशन आ रहा है, कुछ ऐसे मुल्क आएंगे जो इस पैसे को भी वेलकम करेंगे। सो मुझे डर हमें ही देख लें, हमें देख लें, हम कल तक $1 का हिसाब लेते थे, अब जितना ले आओ को पूछने वाला नहीं। सोने पे सट्टा हो रहा है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन बोल नहीं सकते।
बड़ा केयरफुली कैपिटल फ्लोज को देखना पड़ेगा, सेफ हेवंस को देखना पड़ेगा। जरूरत इसकी है, जिसमें मेरी वरी इस वक्त है कि अब आप कर्ज तो मजीद आपको ना मिल रहे, आसानी से ना मिलेंगे। अब सवाल ये है कि ये नहीं है कि पाकिस्तान के पास एंडोमेंट नहीं है। हमने अपनी एंडोमेंट को कभी डेवलप ही नहीं किया बेचने के लिए कंपेटिटिव ग्राउंड पे। हम पेटरेज पे चलते रहे। खैर, इसको पास्ट को छोड़िए, मैं तो फ्यूचर के आपको 2-3 मशवरे दे रहा हूं। एक तो ये है कि मार्केट को सिग्नल देने की जरूरत है कि आप संजीदा है, और वो संजीदा इस वक्त की जो मैं करंट पॉलिटिकल सूरत हाल देख रहा हूं उसमें वो सिग्नल नहीं जा रहा है। इसीलिए आपकी ना फॉरेन एक्सचेंज की मार्केट संभल रही है, ना आपके दोस्त ममालिक आपको पैसा देना चाह रहे हैं। तो हमें एक ऐसी ग्रुप बनाना चाहिए इदारों में, जैसे प्राइवेटाइजेशन है, मैं पहले कह चुका हूं, बीओआई है, प्लानिंग है, कि वहां ऐसे लोगों को बिठा दे जिनको पॉलिटिक्स से इंसुलेट कर दिया जाए, ताकि वो दुनिया उनसे बात करे और पावर डेलीगेट कर दे। देखिए, सियासतदान के पास करने के लिए बहुत कुछ है, मईशत में भी और वैसे भी। हारून साहब, सिर्फ हम ओहदे पर उस आदमी को लगा सकते हैं जिसका कैरेक्टर जो हो वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो। आप नहीं समझ रहे बात को। अगर आपने इस मुल्क के अंदर किसी भी ओहदे पर किसी बंदे को लगाना होता है, सबसे पहले उसकी ऑडियो वीडियो, उसके किरदार में कोई कमजोरी, उसकी तो कोई जिनसी तरजीहात, यानी उसकी ओरिएंटेशंस, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं उसकी वीकनेस होनी चाहिए। नहीं तो आप उसका नतीजा अली साहब देख रहे हैं ना, दुनिया तो बाय नहीं कर रही ना आपके इंटरनल। अब सवाल ये है कि अब अभी भी जो हमारा एलीट है, जो क्रोनी एलीट है, उसकी पार्टी तो खत्म नहीं। मैं डिस्टिंग्विश करता हूं, जैसे मिफ्ता साहब वगैरह ने एलीट कैप्चर की बात की है, इट्स ए क्रोनी एलीट कैप्चर। देखिए, अगर कोई लेजिटिमेट तब तो बोला नहीं जब ओहदे पर था। अब मुफ्ता साहब ओहदे से उतर गए तो अब बच्चों की सालगिरहों पे भी जाकर मोटिवेशनल स्पीचेस दे रहे हैं सर। देखिए, मैं ये कहता हूं कि जो अगर कोई मेहनत करके अगर आप पैसा कमा के एलीट बनते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप क्रोनीइज्म से और इलिजिमेट तरीकों से करते हैं तो वो बुरी बात है। तो जो क्रोनी एलीट है उसकी पार्टी तो अली साहब चल रही है, और उनके पास बाहर इतने एसेट हैं कि उनके बच्चे, उनके घर, उनके लिए तो बैकअप बना हुआ है। अब सवाल ये है कि उस क्रोनी एलीट का नेक्सस जो है पाकिस्तान की वेलफेयर से नहीं है, वो तो एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब उस वेलफेयर के अंदर काम करने के लिए कोई 4-5 लोग तो लाए हुकूमत जिन पे आप और मैं एतबार कर सकें कि जी हाँ, इनके साथ काम करते हैं। सानू बंदा ही नहीं लबदा, मैं आपको सच बता रहा हूं। नहीं, वो सानू बंदा ही नहीं लबदा। मैं आपको बताऊं, मैंने ये करिकुलम का रिव्यू किया पाकिस्तान के, तो मैंने इनसे ये पूछा, मैंने कहा पाकिस्तान का कोई फिलोसफर बताएं पाकिस्तान का। तो कहते हैं कि जी इलामा इकबाल। मैंने कहा इलामा इकबाल तो पाकिस्तान बनने से पहले इंतकाल कर गए थे, तो अब आप बताएं। तो कहते हैं अशफाक अहमद। मैंने कहा चलें फिलोसफर आ गया, अब पोइट बताएं। कह रहे पोइट हमारे पास नहीं है, वो भी अशफाक अहमद। मैंने कहा अच्छा कोई स्टोरी टेलर बताएं, कोई फिक्शन। उसने कहा जी अशफाक अहमद। सानू बंदा ही नहीं लभदा सर, साढ़े कोल बंदा ही कोई नहीं, साढ़े कोल बंदा ही कोई नहीं। नहीं जी, जो बंदे हैं भी उनका इनको ना इल्म है ना कभी इन्होंने रीच आउट किया है। और वो मसला ये है कि 220 मिलियन के मुल्क के अंदर जो हमारी क्रोनी एलीट है उसने तो एक क्लब से बाहर निकलने का फैसला नहीं किया ना कि हमने उसको छोड़ना नहीं है। हाँ। अब वो जो क्लब है वो घूम घूम के वही शक्लें मैं जी SCCP में जब मैंने बनाया 2000 में, उस वक्त जो मैं कैबिनेट में शक्लें देखता था वो आज भी देखता हूं। हाँ। देखिए ना, वही इंटरेस्ट ग्रुप वहीं बैठे हुए हैं। अब ये जब हमने अच्छा हारून शरीफ साहब, मैं थोड़ा बोल्ड आदमी हूं, मैं कह देता हूं, आप नहीं कह सकते सर। ये इतने लो IQ के लोग हैं ना, ये पॉलिटिशियंस, मैं इनके साथ बैठता हूं, बिजनेसमैन भी फॉर दैट मैटर। इनका IQ जो है ना वो एक 15-16 साल के बच्चे से ज्यादा नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूं। और ये उतने ही गलेबल हैं, उतने ही वनरेबल हैं, उतने ही ये लोग जो है ना, इनकी हरकतें भी वही 15-16 साल के बच्चों वाली हैं, खलंडरों वाली। इन पॉलिटिशियंस के साथ आप बात करना शुरू करें, या आपसे टेलीफोनों की बात शुरू कर देंगे, ड्रिंक की बात शुरू कर देंगे। मतलब जायज ड्रिंक की बात कर रहा हूं मैं, आगे आप खुद समझ जाएं। दे विल बी टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स। दे डोंट नो मेरी बीवी वहां से शॉपिंग करती है, मैंने घड़ी ये वाली खरीदी है। मतलब ये बड़ी पेटी सोच के लोग हैं। आप इनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो सर? अनफॉर्चुनेट कि हम फंस के रह गए हैं। पॉलिसी या इश्यूज की डिबेट तो वो करता है जिसको उसकी समझ हो, लेकिन अगर आपको समझ ही लैंड क्रूजर्स की है और फ्लैट खरीदने की है और अपना बंदा लगाने की है, तो फिर नतीजा अली साहब और मैं आपको बताऊं, ब्यूरोक्रेट भी आप बोलते हैं ना, CSS हमने क्रीम ले ली, हमने एलीट ले ली। सर मैं सुबह, मुझे काफी दफा इन लोगों को पढ़ाने का भी मौका मिल जाता है इत्तेफाक से।
मैं आपको सच बताऊं, इतने ऑर्डिनरी माइंडसेट के लोग हैं ये हमारे सीएसएस ऑफिसर्स, इतनी नेसेंट और इतनी बचकाना सोच के अपने दफ्तर से बाहर ये कुछ सोच नहीं सकते। मैं हंसता हूं, यकीन करें। मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, पीएसपी के अफसर, हमारे सीएसपी के अफसर, हमारे डीएमजी के अफसर, हमारे ओएमजी के अफसर, आपने तो इंटरेक्ट किया होगा। इतना लो आईक्यू, मुझे समझ में नहीं आता आप इनसे काम कैसे लेते थे, मुझे नहीं समझ में आता। अली साहब, एक इम्तिहान पास कर लेने से कोई बंदा एक्सपर्ट नहीं हो जाता है। जब तक हम एक्सपोजर वाले लोग जिनको काम आता है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है, उनके लिए पॉलिसी स्पेस नहीं ओपन करेंगे, हमारे साथ यही होता रहेगा जो हो रहा है। देखिए ना, एक जर्नलिस्ट बंदा एक सीएसएस का इम्तिहान अगर कर लेता है, इसका ये मतलब तो नहीं कि वो पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट हो गया। सो व्हाट वी नीड टू डू इज, मैं बार बार अर्ज ये कर रहा हूं कि अब हालात इस नहज पे पहुंचे हुए हैं, हम कोई सिग्नल तो दें कि हम संजीदा हैं। देखिए ना, हम चाहे कॉस्ट कटिंग करें, चाहे एक दो अच्छे स्टैचर के लोगों को लाएं, चाहे कोई प्रोजेक्ट बनाएं, बजाय इसके कि इस वक्त सुबह उठते ही सिर्फ हमारी ये तवज्जो होती है कि आईएमएफ की टीम ने क्या कहा। देखिए, इस वक्त मुल्क के अंदर आईएमएफ आ भी गया तो क्या होगा, आप 6 माह और खरीद लेंगे। बट आपका जो क्रॉनिक जहां पर फॉल्ट लाइन में फंसे हुए हैं उसको तोड़, देखिए यूरोप वगैरह में भी जब रेनेसा हुआ था तो कार्नेगीज एंड कार्लाइल्स और सारे बैठे थे। हमारी एलीट में तो कॉम्पिटेंस भी नहीं है और उनका तो पैसा भी बाहर है, वो क्यों बैठेंगे? सो वी नीड टू पुट टुगेदर पीपल। जो ये काम तो लोगों ने करना है अली साहब, ये काम ना मशीनों ने करना है, ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने करना है, ना आईएमएफ ने करना है, ना चीन ने करना है। सो हमें कुछ स्पेस दिखानी पड़ेगी तो मार्केट एतबार करेगी, अदरवाइज ये चीज बदतर अनफॉर्चुनेटली में होगी। ये बड़ी संजीदा बात आपने की है। मैं आपको ये बता दूं कि ऐसी बात भी नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं हसन शरीफ साहब। लोग ऐसे हैं जो कि पढ़े लिखे तालीमी याफ्ता हैं और उनको बैठना चाहिए और मुल्क को आगे ले जाने के लिए पॉलिसियाँ मुरतब करनी चाहिए। वी वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।